वेलकम बैक वंस अगेन। प्रोग्राम के सिलसिले में गुफ्तगू करने वाले हैं हम दही इलाकों में विरासती मसाइल जो होते हैं ज़मीन की मुंतकिली और फिर इसके साथ साथ बरसों के तनाज़ात होते हैं जो कोई हल ही नहीं हो पा रहे होते हैं। सो ऐसे में एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है जिसको नाम दिया गया है पर्ल्स प्रोजेक्ट का। बेसिकली ये प्रोजेक्ट है क्या, कौन कौन लोग इससे और किस किस तरह से फ़ायदा उठा सकते हैं, इस पर बात करने के लिए हमारे मेहमान मौजूद हैं। वकार तूर साहब लीगल स्पेशलिस्ट हैं, वेलकम कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम वकार साहब। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू सो मच जी, बहुत बहुत शुक्रिया। अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। एक्चुअली कुछ इस तरह की नई नई चीज़ें आती है कि लोगों को इसके बारे में पता ही नहीं होता, लोग परेशान भी होते हैं इतना। सो पर्ल्स प्रोजेक्ट है क्या? आइडिया क्या था इसका, क्यों ख्याल आया कि कुछ ऐसा प्रोजेक्ट होना चाहिए? जी, गुजारिश ये है कि बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने वर्ल्ड बैंक के ताउन से ये पंजाब अर्बन लैंड एनहांसमेंट प्रोजेक्ट शुरू किया। इस प्रोजेक्ट का बुनियादी मकसद ये है कि जो हमारे यहाँ ज़मीनों की लिटिगेशन बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है और हमारे यहाँ बड़े सारे मसाइल हैं, विरासत के मसाइल हैं, ख़ास तौर पे ख़वातीन को शायद जायदाद में उनका हिस्सा उस तरह से नहीं दिया जाता। तो पल्स प्रोजेक्ट का मकसद ये है कि पूरे पंजाब का एक कैडेस्ट्रल मैप बनाया जाए और डिजिटल मैप्स के ज़रिए ना सिर्फ ज़मीनों की पैमाइश की जाए बल्कि कंप्यूटराइज तरीके से हमारा जो ज़मीनों का रिकॉर्ड है उसको डिजिटल कैडेस्टर के साथ जोड़ा जाए। अब उसमें हुआ ये था कि 2006 से शुरू होने वाले एक लैंड रिकॉर्ड्स इंफॉर्मेशन सिस्टम प्रोजेक्ट के तहत पंजाब की ज़मीनों का जो डेटा था वो तो कंप्यूटराइज्ड हो गया, जो ओनरशिप का डेटा था, बट उसमें जो नक्शा जात थे, अब हम अगले स्टेज पर हैं कि हम GIS टेक्नोलॉजी के ज़रिए उन सारे मैप्स को डिजिटल करने जा रहे हैं और पूरे पंजाब की ज़मीनों का एक यूनिफाइड लैंड मैनेजमेंट सिस्टम बना रहे हैं कि आपकी ज़मीन शहरी है या देहाती है या जिस भी जगह पर है, आप एक यूनिफाइड तरीके से अपनी ज़मीनों का रिकॉर्ड मुरतब करवा सकें। और वो एक ऐसा सीमलेस और गलतियों से पाक ऐसा प्रोसेस है कंप्यूटराइज कि ज़मीनों का रिकॉर्ड अब महफूज होगा। अब गुजारिश ये है कि इस प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करने के लिए, चूँकि ये एक पार्सल बेस्ड लैंड रिकॉर्ड सिस्टम है, तो इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने पूरे पंजाब में एक मास लेवल पार्टीशनिंग एक्टिविटी का आगाज़ किया है जो कि ज़रई ज़मीनों की तकसीम का एक प्रोजेक्ट है और उसमें हुकूमत पंजाब ने अपनी सारी फ़ीस जो है वो वेव कर दी हैं। अच्छा। और ख़ास तौर पर इसमें जो ख़वातीन के विरासती हकूक़ हैं, फीस होती कितनी है? जी, फ़ीस इसमें बुनियादी तौर पर जब भी कोई ज़मीन तकसीम के लिए जाती है तो उसमें म्यूटेशन की फ़ीस होती है, वो 1200 रुपया म्यूटेशन की फ़ीस होती है। फिर उसके अलावा इस पर एक इंस्ट्रूमेंट ऑफ पार्टीशन है, उसके ऊपर भी स्टैम्प ड्यूटी होती है और ये एक बड़ा लेंथी और एक बड़ा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर था जिसको अब सिंप्लीफाई किया गया है और उस मकसद के लिए हम कवानीन में भी अमेंडमेंट्स ला रहे हैं ताकि लोगों की ज़िंदगी में आसानी पैदा हो सके। और साथ ही ना सिर्फ लोगों की ज़िंदगी में आसानी पैदा होगी बल्कि जो रिकॉर्ड की मेंटेनेंस है वो इस तरह बेहतर तरीके से होगी कि हमारे लिए, गवर्नमेंट के लिए, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के लिए, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के लिए डिसीजंस लेने वकार साहब, बुनियादी तौर पर कौन लोग इससे फ़ायदा उठा सकते हैं और कौन लोग अभी तक आपको पता, हम ये लोगों को बता सकें कि जो बिल्कुल इनसे उनके बहुत मसाइल हल हो सकते हैं लेकिन उनको पता ही नहीं कि उनके लिए कुछ है ऐसा? जी, इस प्रोजेक्ट में ख़ास तौर पे वो लोग जो कि देहातों में ज़मीनों के मालिक हैं लेकिन वो मुश्तरका खेवट में बैठे हुए हैं। मुश्तरका खेवट का मतलब ये है कि उस शख्स को नहीं पता कि कौन सा ज़मीन का टुकड़ा उसका है, बट वो शेयर्ड तरीके से ज़मीन को, जो ताकतवर है वो फ्रंट के ऊपर बैठा हुआ है, जो कमज़ोर है, तो लोगों को उनकी ज़मीन का एग्जैक्ट जो टुकड़ा है वो सिर्फ इस पार्टीशन के प्रोसेस के तहत होगा। और इसमें सबसे बड़ी बेनिफिशरीज हैं ख़वातीन, क्योंकि ख़वातीन को ख़ास तौर पर ज़रई ज़मीन में जो विरासती हकूक़ हैं, हमारे कानून में ऑलरेडी 2011-12 में एक अमेंडमेंट आई जिसके तहत जब भी कोई विरासती इंतकाल होता है और ख़वातीन उसमें वारिस बनती हैं प्रॉपर्टी की, तो फ़ौरन ही ज़मीन की तकसीम का अमल शुरू हो जाता है। तो इस प्रोजेक्ट के तहत हम कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द लोगों की ज़मीनों के जो तकसीम का अमल है वो प्रॉपर तरीके से हो और ख़ास तौर पर जो इस तरह ख़ानदानी लोगों ने ज़मीनें बांटी हुई हैं पहले, उसको रिकॉर्ड का हिस्सा बनाया जाए ताकि रिकॉर्ड की जो रिकॉर्ड कीपिंग भी आसान हो और लोगों की ज़िंदगी में ये तनाज़ात जो हैं, अब बेसिकली ये है देहात के लोगों के लिए, तो वहाँ पे लोगों के लिए अवेयरनेस बड़ी मुश्किल है, उन तक की मैसेज पहुँचाना बहुत मुश्किल है, तो उनको कैसे पता चलेगा? अवेयरनेस के पेश नज़र उन तक की इंफॉर्मेशन पहुँचे, उसके लिए क्या किया जा रहा है? जी, उसके लिए हम अपने सोशल मीडिया का यूज़ कर रहे हैं, काफ़ी सारी हम अवेयरनेस कैंपेन्स कर रहे हैं। उसके अलावा हम
कम्युनिटी इंगेजमेंट सेशंस कर रहे हैं। हमने प्राइवेट फर्म्स को हायर किया है जो कि इस तरह की मोबिलाइजेशन के लिए ग्राउंड लेवल के ऊपर हमारी असिस्टेंस दे रही हैं। और साथ ही देहात में हम ये पार्टीशनिंग एक्टिविटी कर रहे हैं। शहरों में जो अर्बन प्रॉपर्टीज़ हैं वहाँ पर हम सर्वे कर रहे हैं डिजिटल तरीके से, मोबाइल टेक्नोलॉजी से और ड्रोन टेक्नोलॉजी से हम वहाँ पर सर्वे कंडक्ट कर रहे हैं। राब्ता कैसे करेंगे आपसे लोग? क्या हमारा एक प्रॉपर GRM का सिस्टम है। हमने एक और बड़ा इम्पॉर्टेंट कदम उठाया है कि हमारे यहाँ जब, जिस तरह मैंने अर्ज़ किया कि रूरल लैंड्स में जब तकसीम का अमल था वो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, उसमें एप्लीकेशन देनी पड़ती थी और किसी वकील की खिदमात को हायर करना पड़ता था। हमने इस प्रोसेस को आसान कर दिया। तो कोई भी शख्स जो अपनी ज़मीन को पार्टीशन करवाना चाहता है वो ऑनलाइन हमें आस्क फॉर तकसीम, हमारी एक एप्लीकेशन, उसके तहत वो ऑनलाइन एप्लीकेशन देंगे और हम इसको प्रोसेस करवाएंगे। और साथ ही हमारा GRM का एक प्रॉपर प्रोसेस है, पल्स प्रोजेक्ट की वेबसाइट पर उसकी सारी डिटेल्स मौजूद हैं कि ज़ाहिर है ये वर्ल्ड बैंक फंडेड प्रोजेक्ट है और वर्ल्ड बैंक का इस चीज़ के ऊपर बड़ा इन्हिसार होता है कि लोगों तक इंफॉर्मेशन भी प्रॉपर पहुँचे और प्रॉपर लोगों को जो है इसकी आगाही भी दी जाए और लोगों के पास अगर कोई ग्रीवेंस हो तो उनके पास पूरे चैनल्स मौजूद हों कि वो उसको। अच्छा, बुनियादी तौर पर ये ना बड़े लंबे केसेस चलते हैं और लोग बीच में परेशान, फिर देहात से अगर लोग शहरों में आ रहे हैं, राब्ता कर रहे हैं, अदालतों में जा रहे हैं, बड़ा मुश्किल हो जाता है। इसको आसान कैसे बनाया जाएगा? जी, उसके लिए हमने तो इस प्रोजेक्ट में वेरियस जो हमारा असल में हमारे लिए जो हमारा रेवेन्यू का अमला है उसके साथ हमारी कोऑर्डिनेशन बहुत ज़्यादा बेहतर हुई है। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने जो रेवेन्यू अफसरान हैं उनको इस प्रोजेक्ट में काफ़ी सारी इंस्ट्रक्शंस दी हैं कि आपके पास अगर कोई साहिल को दरख्वास्त लेकर आता है तो आपने प्रायोरिटी के ऊपर उसको करना है। तो हमने उनको भी ऑन बोर्ड लिए रखा है और ग्रास रूट लेवल पर लोगों के इन इश्यूज़ को एड्रेस करने के लिए हमने अपने जो रेवेन्यू ऑफिसर्स उस तरह से हैं जो कि कंसल्टेंट्स हैं हमारे, हमने उनको हायर किया हुआ है जो रेवेन्यू का तजर्बा रखते हैं या यंग लोग भी हैं। तो इस तरह से हमने उस कोऑर्डिनेशन को गवर्नमेंट के इस तरह के इनिशिएटिव्स में थोड़ा सा कोऑर्डिनेशन का इशू होता है, हमने उसको बेहतर करने के लिए तहसील लेवल तक भी अपने जो हैं वो लोगों को मुतहरिक किया है कि वो लोगों पर अवेयरनेस भी दें और ज़्यादा से ज़्यादा इस तरह के जो केसेस हैं उनको निपटाने में, सॉर्ट आउट करने में। ज़्यादातर तो हमने देखा है कि ये बहुत सारे मामला जो हैं वो फैमिली सेटलमेंट के तहत ही हल हो जाते हैं, ज़मीनों की तकसीमें हो जाती हैं। बस ये है कि लोगों को अवेयर करने की और लोगों के साथ थोड़ी सी कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत है। तो हम इसमें काफ़ी पेशरफ्त कर रहे हैं। सही। अब मुझे ये बता दें कौन से इश्यूज़ ऐसे आते हैं कि कुछ केसेस आपको लगता है कि प्रोलॉन्ग हो जाते हैं, या वो लोग जो कि अपने केस लेकर आ रहे हैं उनको किन किन चीज़ों की पहले से तैयारी रखनी है? कुछ पेपर्स होना लाजमी है या फिर कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स जो कि ज़रूरी हैं, वो बता दीजिए ताकि लोगों की हेल्प हो जाए। तकसीम की दरख्वास्त के लिए ये ज़रूरी होता है आस्क फॉर तकसीम एप्लीकेशन में भी कि जितने भी आपके शरीक मालकान हैं, जॉइंट ओनर्स हैं, आपने उस खेवट की एक पूरी फ़र्द लेनी होती है ताकि हम वैसे तो हमारा सिस्टम ऑनलाइन है, हम वहाँ से उसको डिटेल्स फैच कर लेते हैं। तो आप अपनी खेवट की एक फ़र्द निकलवा लें और जिस जगह पर आपका कब्ज़ा है ज़रूरी है कि आप उसकी एंट्री भी कराएं। अब नई गिरदौरियाँ हो रही हैं विच इज़ फॉर द सर्वे फॉर द कल्टीवेशन ऑफ लैंड, उसमें अपना कब्ज़ा या जहाँ पर आप कल्टीवेट कर रहे हैं लैंड उसको रिकॉर्ड का ज़रूर हिस्सा बनवाएं। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं कि अपने राइट से अवेयर हों और फिर प्रोसेस को हम सिंप्लीफाई करने के लिए काफ़ी कोशिश कर रहे हैं। अच्छा जी, मैसेज क्या होगा देखने वालों के लिए? जी, मैसेज देखने वालों के लिए यही है कि प्रॉपर्टी राइट्स जो हैं वो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है और हुकूमत पंजाब का ये जो प्रोजेक्ट, ये डिजिटाइजेशन और नई टेक्नोलॉजी के तहत अवाम की प्रॉपर्टी राइट्स को मज़ीद मुस्तहकम तरीके से इंश्योर करने के लिए ये प्रोजेक्ट है। और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा जो हम, जिस तरह मैंने अर्ज़ किया कि वल्नरेबल ग्रुप्स हैं, ख़वातीन हैं या जिनको प्रॉपर्टी के मसाइल होते हैं, वो आगे आए इस प्रोजेक्ट में आकर इससे इस्तेफादा हासिल करें। बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। जी, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। जी, इससे बड़ी चीज़ क्या हो सकती है कि खास तौर पे ख़वातीन को बार बार फोकस किया जा रहा है क्योंकि ख़वातीन के इस तरह के मसाइल जो हैं वो हमेशा नज़रअंदाज रहते हैं। तो इसके लिए पर्स प्रोजेक्ट से आप फ़ायदा उठा सकते हैं। उसके कितने अहम फीचर्स जितने भी हैं वो हमने आपसे डिस्कस कर लिए। थैंक यू सो मच जी, बहुत शुक्रिया। ब्रेक लेंगे, ज्वाइन करेंगे ब्रेक के बाद। स्टे विद अस।
वेलकम बैक वंस अगेन। आज सेट पे कुछ हमें स्पेशल मेहमान ज्वाइन करने वाले हैं जी। स्पेशल मेहमान मैं इसलिए कह रही हूँ कि बहुत सारे लोग शौकीन होते हैं घर में पेट्स रखने के। आप अपने घर में अगर बिल्ली रखना चाह रहे हैं, आप अपने घर में अगर छोटा सा प्यारा सा डॉगी रखना चाह रहे हैं, क्योंकि बच्चे बड़े शौकीन होते हैं ना, सो आप कौन कौन से जो ब्रीड है उनकी बिल्ली या फिर डॉग रख सकते हैं जो आपको माहौल में आपके जो है वो बड़ा कंफर्टेबल भी फील करे। अच्छा, इनके मूड्स को समझना भी बड़ा ज़रूरी होता है। अगर आप कोई पेट रख रहे हैं उसके साथ आपकी फ्रेंडशिप हो जाए तो जी बड़ा अच्छा होता है, बट उनके खाने पीने का अच्छा सिस्टम होना चाहिए, उनके रहने के लिए कैसी जगह होनी चाहिए, कोई कंफर्ट जोन उनका जहाँ पर वो बड़ा रिलैक्स फील करे। अब हर घर में अपना ही एक किस्म का ना माहौल होता है, कहीं बड़ा शोर में ये रहना पसंद करते हैं, नहीं करते हैं। सो पहले आज हमारे साथ सेट पे जो मेहमान हमारे मौजूद होंगे उनका मैं तारुफ कराऊंगी। उनके साथ कुछ स्पेशल मेहमान हैं जी, पहले हम उनका तारुफ करा देंगे जी। आप आ जाए हमारे सामने। ये देखिए जी, ये दो छोटे से हमारे पास पेट हैं और ये देखें, अगर इनको रजाक साहब आप क्लोज करके दिखा देंगे जी। ये देखें, आज हम आपको बताने वाले हैं वो लोग जो कि शौकीन हैं घर में पेट रखने के। सो एक ये डॉग है, कौन सी इसकी ब्रीड है ये भी मैं आपको बताऊंगी, और इसके साथ साथ कैट है जी। अपने मेहमानों की तरफ चलते हैं। बिजनेस करते हैं जी ज़की नईम साहब, इसी तरह के पेट उनके पास हैं, तो उनसे हम पूछेंगे कि किस तरह से कौन कौन से पेट हैं जो कि फ्रेंडली होते हैं। अच्छा जी, डॉक्टर उसामा सीनियर वेट हैं, उनसे भी हम इसके बारे में जानेंगे। सो आप इनको ले आए, आगे ले आए, इधर आ जाएं जी। ज़की साहब, आपको मैं आगे दावत देना चाहूंगी। क्या हाल चाल है? ठीक ठाक, आप बताएं कैसे? बिल्कुल ठीक ठाक। कुछ इन पेट के बारे में हमें बताएं कि घर में आराम से रखे जा सकते हैं। जी मैम, ये रखे जा सकते हैं। ये एक बीगल ब्रीड है और इसके साथ एक मंचकिन कैट है। जो मंचकिन है ये इंपोर्ट हुई है फ्रॉम रशिया। अच्छा। या इसकी स्पेशलिटी ये कि इसकी जो टांगे हैं, अगर आप दिखाएंगे अपने व्यूअर्स को, तो ये हमेशा छोटी ही रहती हैं, इतनी ही रहती हैं। अच्छा, ये बड़ी नहीं रहती है। और ये बीगल है, ये भी एक स्मॉल टॉय ब्रीड है। इसको थोड़ा सा आप टर्न कर लें, सामने दिखाएं, सामने कैमरे की तरफ दिखा दें। अच्छा अच्छा, आप बता रहे थे कि इसकी टांगे इतनी रहती है? जी, मंचकिन कैट की इतनी ही टांगे रहती हैं। साइज में अगर बिल्ली बड़ी भी हो जाए तो इसकी जो टांगे होंगी वो इतनी ही रहेंगी। अच्छा, तो इनकी एज क्या होती है? इसकी एज अभी 5 मंथ्स है कैट की। अच्छा। और ये डॉग अभी 2 मंथ्स का है। डॉग अभी 2 मंथ्स का है, तो ये आराम से घर में रखे जा सकते हैं, इजीली फ्रेंडली एनवायरनमेंट में रह लेते हैं। जी, बहुत। कोई स्पेशल एनवायरनमेंट तो नहीं इनके लिए कि आपको गर्मी सर्दी के लिए इनके लिए कुछ इंतजाम करके रखना पड़ता होगा? ऑब्वियसली देखें, जितनी गर्मी लाहौर में पड़ती है अब तो मेंटेन तो करना पड़ता है आपको, लेकिन अगर आप आउटडोर डॉग रख रहे हैं तो उसमें आप कूलर लगा लें, और अगर कुछ दूसरी ब्रीड्स होती हैं जैसे चाओ है, उसके लिए आप एसी वगैरह भी लगा सकते हैं। एसी भी। इसकी मैक्सिमम एज कितनी होती है डॉग की? ये वाले डॉग्स का लाइफ स्पैन नॉर्मली 13 ईयर्स तक होता है। 13 ईयर्स तक। कैट्स का 16 ईयर्स तक। और अच्छा, ये कैट की आइस के नीचे क्या है? ये सफाई ना हो तो कभी कभी ऐसे हो जाता है। अच्छा अच्छा अच्छा, तो इसको आपको रख के इसकी केयर कैसी करनी पड़ती है? इसकी केयर आपको करनी पड़ती है। आपको डॉग्स और कैट्स हर रोज नहलाना होता है? नहीं, हर रोज नहीं, पर आप वीकली एक ग्रूमिंग सेशन करवा सकते हैं। इनको खाने पीने में क्या पसंद है, कौन सा इनका फूड होना चाहिए? आम घर वाला खाना अगर आप दे रहे हैं या कैट डॉग फूड ही इनको दिया जाता है? नॉर्मली आप घर का खाना भी दे सकते हैं, होम कुक मील, जिसमें आप चिकन या राइस को दे सकते हैं, प्रेफर किया जा सकता है। लेकिन उसके अलावा अगर आप डॉग फूड पर रखते हैं तो बेहतर है। कौन कौन सी टाइप्स की जो कैट्स या डॉग्स हैं आप घर में रख सकते हैं, कौन सी ब्रीड की? वैसे तो जर्मन शेफर्ड एक यूनिवर्सल डॉग है जो पाकिस्तान के पूरी दुनिया में रखा जाता है, हर कोई रखता है। उसके अलावा बहुत सी डिफरेंट ब्रीड्स हैं, लैब्राडोर्स हैं, गोल्डन रिट्रीवर्स हैं। फिर अगर आप थोड़े एग्रेसिव ब्रीड्स में आते हैं तो रॉटवाइलर्स वगैरह आ जाते हैं, जो थोड़े गार्ड डॉग में आ जाते हैं। बट बीगल्स, चाओ चाओ, अब तो बहुत सी ब्रीड्स हैं जो पाकिस्तान में हमने इंट्रोड्यूस की हैं। सही। सो ये कुछ कहते तो नहीं है घर में बच्चों के साथ अगर रखना? अच्छा, सही। सो हम अक्सर देखते हैं कि इनके लिए कोई स्पेशल, आप घर से बाहर अगर जगह बना रहे हैं, इनको घर के अंदर भी आप रख सकते हैं? आप इनको पोर्च में भी रख सकते हैं, आप इंडोर भी, अब तो बहुत लोग इंडोर भी रख रहे हैं। हमारे बहुत से ऐसे क्लाइंट्स हैं जो अपने डॉग्स और कैट्स को इंडोर रखते हैं। और हमारी ट्रेनर जो है हैरी है, हमारा सीनियर जूनियर ट्रेनर है, तो ये भी हम लोग फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं कि आपके डॉग्स को ट्रेन भी कर देते हैं आपके घर आके। सही। सो हमारे साथ ज़की साहब आप बैठे, मैं उसामा साहब को बुलाना चाहूँगी। आप उसामा साहब इधर आइएगा। इनके मूड स्विंग्स हो रहे हैं, इनको कोई प्रॉब्लम है, ये बीमार हो रहे हैं, क्या सिम्टम्स होते हैं, कैसे पता चलता है? देखिए, एक नॉर्मल डॉग का नॉर्मली हम देख लेते हैं कि वो एक्टिविटी जो डेली रूटीन है उसकी, उससे हट के जब भी वो कुछ करेगा, फॉर एग्जांपल स्नीजिंग कर रहा है, कोई लेमनेस हो रही है, आप इसको पकड़ के दिखा देंगे इनके किस तरह से? ये एक बहुत छोटा सा पपी है और स्मॉल ब्रीड है, इस वजह से वैसे ही छोटा है। ये इसको पैट करने का तरीका है। इसको हम इजीली पैट कर सकते हैं, इसको प्यार कर सकते हैं इजीली।
और ये वैसे भी फ्रेंडली ब्रीड है, कुछ नहीं कहते हैं। सही। ठीक है, घर में इजीली आपके पास अगर छोटे बच्चों के लिए लेना चाहें तो वो बहुत इजी है। इनको गर्मी सर्दी से, अगर बहुत ज्यादा सर्दी जैसे अब आगे आने वाली है, तो इसको किस तरह से इनकी केयर करनी है? उसको आप कोशिश करें कि इन्वायरमेंट आपका वार्म हो, इनके लिए बेडिंग मिलती है, हाउसेस मिलते हैं, अच्छा। इंडोर आप इनको रखें, टेम्परेचर आपको इनके लिए मेंटेन करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आउटडोर आप इनको इजीली छोड़ दें और ये घूमते फिरते रहे, नॉर्मल रहे, नहीं। अच्छा, मौसम की चेंजिंग के साथ इनके खाने का भी ख्याल रखना होता है, जैसे हम ख्याल ठंडा करना पानी नहीं पड़ता पीते है। हैं। बिल्कुल ऐसे करना पड़ता है। ठंडा पानी अब आप देते हैं इनको, स्नीजिंग स्टार्ट हो जाएगी, निमोनिया हो जाएगा, कफिंग हो जाएगी। अच्छा। और इसके अलावा गर्मी में थोड़ा सा ठंडा पानी दे सकते हैं हम। अच्छा। इसी तरह फीड डिफरेंट कर सकते हैं हम, सर्दी में लैदा, गर्मी में लैदा, एग ऐड कर सकते हैं उनकी डाइट ठीक में। है। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम क्या एनवायरनमेंट देख पसंद के करते आहिस्ता हैं आहिस्ता। इनकी डिफरेंट फूड्स हैं, कुछ इंपोर्टेड हैं, कुछ लोकल हैं। बॉयल चिकन खाते हैं बहुत शौक से ये। उसके अलावा जेलीज खाते हैं, बॉयल चिकन और बॉयल्ड राइस, एग, अच्छा। वेजिटेबल। अच्छा, आप डॉग रख रहे हैं, कैट रख रहे हैं, इनके खाने में डिफरेंस होता है कि एक ही तरह का नहीं, खाना डिफरेंस होता है। Difference देखिए, अगर हम जाते हैं मीट की तरफ तो चिकन या बीफ हम इनको दे सकते हैं। ठीक है। अगर हम जाते हैं डॉग फूड या कैट फूड की तरफ, जो एक रेडी टू ईट इनकी फूड मिलती है, अगर तो हम जाते हैं उसकी तरफ, तो फिर वो डॉग की अलग है और कैट्स की अलग है। Cats और की उसमें भी पपीज़ के लिए अलग है, अडल्ट के लिए अलग है। ऐसे ही स्मॉल किटन्स के लिए अलग होगी और अडल्ट कैट्स के लिए अलग होगी। सही हो गया। चलिए जी, आज उसामा साहब अब थोड़ी सी चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं। अब अगर कोई लेना चाह रहा है, सो किस ब्रीड की प्राइस जो है वो बहुत ज़्यादा होती है, और कौन सी जो नॉर्मल प्राइस में भी आपको मिल जाती है? देखिए, कैट्स में नॉर्मली पर्शियन किटन्स और लैब्राडोर्स ये 20 to 30 में मिल जाते हैं, और लैब्राडोर्स 30 to 35 के में मिल जाते हैं। इसके अलावा अगर आप दूसरी हाई एंड ब्रीड्स पे जाते हैं तो वो थोड़े एक्सपेंसिव हो जाते हैं, बट इट्स एक्सपेंसिव शौक है, ये थोड़ा महंगा शौक है। बिल्कुल। सो इनकी एज आपको बहुत छोटा ही ले लेना चाहिए कि आप थोड़ा सा बड़ा जानवर भी ले सकते हैं, वो घर में आपके इजीली एडजस्ट हो जाएगा? देखिए, प्रेफरेंस होती है कि आप 6 to 8 वीक्स का पपी लें, और किटन्स भी आप 2 months प्लस लें, तो वो बेहतर होता है। इंटरनेशनली भी यही स्टैंडर्ड है। सही। सो इनकी केयर किस तरह से करनी होती है? आप इनके सोने का टाइम, जागने का टाइम, इनको संभालना, नाश्ते में क्या देना है, दोपहर के खाने में क्या देना है, उस तरह की केयर करनी पड़ती है जैसे हम अपने खाने पीने एक का बच्चे की केयर करते हैं वैसे ही केयर करनी पड़ती है, और वैसे ही आपको इसको आदतें भी डालनी पड़ती हैं। इट्स लाइक रेजिंग अ चाइल्ड। कोई वैक्सीनेशन वगैरह भी इनकी होती है? ऑब्वियसली पपीज़ की 4 वैक्सीनेशन होती हैं पपी स्टेज में, और कैट्स की 2 वैक्सीनेशन होती हैं, है ना डॉक्टर साहब? हाँ जी, पपी से इनका डिफरेंट शेड्यूल है। अगर हम पपीज़ की वैक्सीनेशन को लेकर चलें तो टोटली 4 वैक्सीन होंगी। और कब कब आपको करानी होती है? ये होती है 42 डेज़ पे फर्स्ट वैक्सीन स्टार्ट करते हैं पपीज़ के लिए, जो न्यू बॉर्न बेबी होते हैं उनके लिए 42 डेज़ पे फर्स्ट होगी, और 21 डेज़ के गैप से उसको टोटल 4 वैक्सीन हमने करनी है। 2 इनिशियली पपीज़ की होंगी, 2 आगे अडल्ट वाली होंगी, और उसमें डिफरेंट वायरसेस कैरी करते हैं वो। तो अगर हम अडल्ट डॉग की तरफ जाएं कि आपके पास घर पे अडल्ट डॉग आया है, आपके पास उसका वैक्सीनेशन रिकॉर्ड नहीं है, तो उसको अडल्ट वैक्सीन होगी, वो जस्ट एक बार रिपीट होगी। 21 दिन के गैप से 2 वैक्सीन टोटल लगनी है। ऐसे ही अगर हम कैट की तरफ चले जाते हैं तो कैट को भी टोटल 4 वैक्सीन हैं। ठीक है। अगर अडल्ट कैट हो जाती है तो उसको हम वही वैक्सीन इकट्ठी करके 2 मरतबा लगा देते हैं, और ऐसे ही एनुअली बूस्टर शॉट लगता है इनको 1 मरतबा जैसे। सही। सो अब आगे जैसे सर्दी आ रही है, तो सर्दी में कौन कौन सी इश्यूज हैं जो कैट या डॉग के साथ हो सकते हैं, और केयर इसकी किस तरह? बहुत सारे लोगों ने घर में रखे भी होते हैं ना, तो किस तरह? बिल्कुल, देखें सर्दी में जैसे हम लोग अपनी केयर करते हैं, हमने गर्म कपड़े पहनने हैं, एनवायरनमेंट अच्छा रखना इनको है, भी गर्म कपड़े पहनाने पड़ते हैं? बिल्कुल। इनके क्लॉथ्स आते हैं बहुत अच्छे, बहुत खूबसूरत और बड़े क्यूट होते हैं। अच्छा। आपने अगर देखा हो तो वो इनके डिफरेंट डिज़ाइंस में आते हैं, जैकेट्स होती हैं, डिफरेंट कलरफुल होते हैं, तो बड़े प्यारे लगते हैं वो। इनके लिए क्लॉथ्स होने चाहिए, इन्वायरमेंट इनका क्लीन होना चाहिए, इनकी बेडिंग होती है, हाउसेज होते हैं इनके, इंडोर रखें। और जो प्रॉब्लम्स हैं सर्दियों में मोस्टली चलते हैं वो हम, जैसे हमें स्नीजिंग है, कफिंग स्टार्ट हो जाती है सर्दी में, कॉमन प्रॉब्लम है, और रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस आ जाते हैं, निमोनिया आ जाता है, तो ये सारी चीज़ें बिल्कुल सेम एज इट इज़ इन्हीं में पेट्स में भी आती है, जिसमें डॉग्स और कैट्स दोनों में ये प्रॉब्लम शो हो रही होती हैं हमें। सही सही। सो हम बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे, ब्रेक ले लेते हैं जी, ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करेंगे। स्टे विद अस।
वेलकम बैक वंस अगेन। सो हम बात कर रहे हैं जी कि अगर आप शौकीन हैं, अपने घर में पेट रखना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको क्या करना है। कुछ चीज़ें ना मुझे लगता है कि हमारे यहाँ इग्नोर की जाती हैं। अगर आप यहाँ पर देखें तो हम उस तरह से राह चलते डॉग या फिर कैट को कुछ समझते ही नहीं हैं कि उनका ख्याल रखना है। अगर कोई गाड़ी के नीचे आ गया तो आराम से आप गुजर जाते हैं, लेकिन ख़ास तौर पर बाहर के ममालिक में इन चीज़ों की बड़ी केयर की जाती है। ज़की साहब, हमें इस चीज़ को भी लेकर चलना है, कोई भरपूर कैंपेन चलानी है। डेफिनेटली बहुत से लोग चला भी रहे हैं ऑलरेडी। हम लोग बहुत से लोगों को जानते हैं जो कर रहे हैं। स्ट्रेस के लिए हमें इनिशिएटिव लेना चाहिए। हम लोग अपने क्लिनिक पे नॉर्मली फ्री वैक्सीन्स करते हैं स्ट्रेस की, जो और स्ट्रेस को फूड वगैरह भी हम लोग देते हैं, जैसे पेट फूड वगैरह होता है। तो हम लोगों ने स्ट्रेस के लिए एक स्पेशली बाउल रखा हुआ है हमारे क्लिनिक के बाहर कि वो खा सकते हैं, जिसमें कैट्स और डॉग्स खा लेते हैं। सही। सो क्या बिहेवियर चेंज होता है जो आपके स्ट्रे डॉग्स होते हैं और आपने घर में रखे, इनमें कुछ बिहेवियर में चेंज होता है और आपको कोशिश करनी चाहिए कि थोड़ा सा इनको दूर ही रखें, क्योंकि आपके घर वाले जो होते हैं ना बड़े फ्रेंडली होते हैं। नहीं, फ्रेंडली बेचारे स्ट्रेस भी होते हैं, बट आई थिंक सो इट्स अबाउट एनिमल्स हैं, सभी प्यार के भूखे होते हैं। सो जैसे आप उनको ट्रीट करेंगे वो ऐसे ही आपके साथ देखिए, छोटे छोटे से कैट है, अगर डॉग है, बच्चों की तरह केयर बस इनकी आपने करनी होती है। आपने अपने घर रखे हैं, बाहर रखे हैं, बस इनको प्यार आपने करना है, केयर करनी है, तो वो खुद ब खुद आपको कुछ नहीं कहेंगे, उन्होंने क्यों कुछ कहना है। डॉक्टर सामा, मैं आपसे जानना चाहूँगी, हम कुछ एकदम से मूड का नहीं पता चलता ना जानवर के। सो अगर कोई चीज़ नापसंद आ रही है और इरिटेट हो रहे हैं, कोई इसके सिम्टम्स होते हैं कि आपको पता चल जाए कि भाई आपके घर में जो जानवर है वो इरिटेट हो रहा है, आप उसको तंग ना किया जाए। जी बिल्कुल, सिम्टम्स जब हम घर पे पेट रखना शुरू करते हैं तो हमें उनकी बॉडी लैंग्वेज से आइडिया हो जाता है कि पेट क्या चाह रहा है। फॉर एग्जांपल, उनको भूख लग रही है, वो आपके पास आएंगे, उन्होंने ऑब्वियसली म्याऊं या बार्क करेंगे वो आपको। इट मीन्स आपको पता चल जाएगा कि ये टाइम है, इस टाइम पे मैं इसको खाना देता हूँ और इसको भूख लगी, आज हमने खाना नहीं दिया। इसी तरह वो बीमार होते हैं, वो आपके पास आके बैठ जाएंगे, आपकी अटेंशन चाहेंगे वो। तो बॉडी लैंग्वेज होती है, हमें इन चीज़ों से देख के आइडिया होता है कि हमारा पेट क्या चाह रहा है। तो उसको गर्मी लग रही है, वो ठंडे फर्श पे बैठ जाएगा। उसको सर्दी लग रही है, वो इकट्ठा होके बेड पे किसी कॉर्नर में सॉफ्ट जगह पे बैठ जाएगा। तो ये चीज़ें, ये सारी हमें बता रहे होते हैं। जो हम नॉर्मली तो अपने घर के पेट हैं उनके लिए तो हम चीज़ें फील कर सकते हैं, लेकिन जो बाहर का पेट है उनके लिए हम फील नहीं करते होते हैं। लेकिन हमें ख्याल करना चाहिए, ऑब्वियसली जो जैसे स्ट्रे हैं वो भी डॉग्स हैं, तो उनके लिए कहीं पे आप देख लें तो असल में इनको एक ये कह लें कि टॉर्चर होता है स्ट्रेस को। वो भौंकते हैं, वो काटते हैं, क्यों? क्योंकि लोग उनके साथ प्यार नहीं करते। हमने खुद ये एक्सपीरियंस किया है कि कोई आप स्ट्रे डॉग है, उसको खाना खिलाएं, आप उसको प्यार कर लें, वो अपनी टेल वैगिंग करेगा, इट मीन्स उसने आपसे फ्रेंडशिप कर ली है। कभी करके देखिएगा, बड़ा मजा आता है। और सब के सब अग्रेसिव नहीं होते, लेकिन ख्याल करना चाहिए क्योंकि वो वेल ट्रेंड नहीं होते, इसलिए बच्चों को थोड़ा सा उनसे दूर रखें। हाँ, एक दफ़ा अगर वो टेल वैगिंग स्टार्ट कर दे तो फिर उनके साथ आप टाइम स्पेंड कर सकते हैं। अच्छा, ये दो डिफरेंट ब्रीड हैं। अगर ये देखिए ना, कैट्स की अभी हमने दिखाई है, कौन कौन सी ब्रीड है, जरा इसके बारे में बता दीजिएगा। ये देखिए रज़ाक साहब, ये दिखा दें। अच्छा, अब इसमें ये दोनों हैं, अब दो डिफरेंट ब्रीड को आप साथ रख सकते हैं? बिल्कुल रख सकते हैं। ये आपस में तो नहीं एक दूसरे को ये कुछ कहती? अभी तो फिलहाल कुछ नहीं कहती। आप जब छोटे होने से किटन्स इकट्ठे रखेंगे तो वो बड़ी भी हो जाएंगी, कुछ नहीं कहती। अच्छा, वो यानी घर वाला माहौल बन जाता है, जिस तरह आपको अपने साथ वाले लोगों की आदत सी हो जाती है ना, सोशलाइज करवा देते ना। हाँ बिल्कुल, ऐसे ही है। सो कैट डॉग एट द सेम टाइम सेम प्लेस पे आप रख सकते हैं। दे कैन बी यू नो केप्ट टुगेदर। अगर आप उन दोनों को साथ रख रहे हैं बचपन से, या अगर आपका डॉग पहले से आया और कैट आपने बाद में लिया, अगर उनको आप अलाइन करवा लें तो दे कैन ट्रेन, यानी कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती है। अच्छा जी, अब इसके लिए कुछ चीज़ें जो आप समझते हैं कि बच्चों को बिल्कुल इन चीज़ों से दूर रहना चाहिए या बच्चों को दूर रखें, अगर आपने घर में भी रखे हुए हैं, समटाइम जिस तरह होता है ना फ्लू वगैरह के सिम्टम्स है, तो इस चीज़ की केयर करनी चाहिए? कैट्स एंड डॉग्स में एक जो मेजर इशू आता है, इनको नॉर्मली स्केबीज हो जाता है, जिसे खारिश भी कहते हैं, और रैशेज हो जाते हैं, इनकी बॉडी पे पैचेस बन जाते हैं, जिसके लिए हम कहते हैं कि आप बच्चों को इन चीज़ों से दूर रखें। ये थोड़े से सेंसिटिव इश्यूज होते हैं। डॉक्टर सामा से पूछ रहे थे, इसका अगर ये प्रॉब्लम हो तो क्या फौरी तौर पर आपको डॉक्टर के पास जाना है? बिल्कुल। इनकी एक मेन कॉमन चीज़ है, पेट्स की वजह से बाज़ लोगों को एस्थमा या एलर्जी हो जाती है। ये आपके स्टेज के हवाले से मुझे मौका मिला है बताने का। दो बड़ी कॉमन चीज़ें हैं, एक रेबीज़ और एक ये फंगस या स्कैबीज़।
जिन पेट्स को आप देखते हैं कि फंगस हुई है, उसके ऊपर आपको रिंग्स नज़र आएंगे, एलर्जी नज़र आएगी, उन पेट्स को फौरी अलहदा कर लें, क्योंकि ये हमें लगने के चांसेस हैं और छोटे बच्चों में बहुत आसानी से लगता है। उसका फौरी ट्रीटमेंट करवाएं और अपने डॉक्टर से भी कंसल्ट करें। सेकंड थिंग इज़ रेबीज़, जो पाकिस्तान में बहुत कॉमन है। केसेस इतने ज़्यादा नहीं देखे गए, लेकिन केसेस इसके रिपोर्ट हुए हैं। आम अवेलेबल होती है वैक्सीनेशन इजीली आपको हर पेट क्लिनिक से मिल जाएगी। ठीक हो गया। रेबीज इनमें एक ऐसी डिजीज़ है जो सबसे ख़तरनाक है, सबसे ज़्यादा केयर उसके अगेंस्ट हमें करनी चाहिए। उसमें ये होता है कि जैसे ही कोई रैबिड एनिमल आपको बाइट करता है, वो जहाँ पे ज़ख़म होगा, फॉर एग्जांपल यहाँ पे उसने बाइट किया है, यहाँ पे ज़ख़म होगा, रेबीज़ का वायरस यहाँ से मुंतकिल होगा आपकी बॉडी में, वो मल्टीप्लाई करना शुरू हो जाएगा। तो वो बहुत ख़तरनाक है, इससे रिकवरी के चांसेस बहुत कम है। इसीलिए वैक्सीनेशन पे हम जोर देते हैं कि आप लोग वैक्सीन ज़रूर करवाएं। ठीक है। और एक और चीज़ जो मैं आपको क्लियर करना चाहूँगा, और हमारे जितने भी क्लाइंट्स हैं, पेट ओनर्स हैं, कि एक कन्फ्यूजन इनको होती है कि कैट ने स्क्रैच कर लिया बॉडी पे, तो वो कहते हैं हमें रेबीज़ लगवाना चाहिए या नहीं। ये तो अक्सर होता है। हाँ जी, दो डिफरेंट चीज़ें हैं, एक रेबीज़ है, एक टेटनस है। अगर कैट या डॉग स्क्रैच करता है बॉडी पे तो टेटनस के चांसेस ज़्यादा हैं। उस कंडीशन में आपको टेटनस लगवाना है। ठीक है। अगर वो बाइट करता है तो आपको रेबीज़ के चांसेस ज़्यादा है, तब आपने टेटनस नहीं लगवाना, रेबीज़ लगवाना है। और सेकंड, अगर आपको बाइट हुई है या कहीं पे जख्म है और आपके डॉग ने या कैट ने उस जख्म को लिक किया है, अब देखा जाए तो वो नेल के स्क्रैचेस का निशान है, टेटनस होना चाहिए, लेकिन हमें चांसेस हैं कि हमारा पेट हमें लिक करता है तो उसके सलाइवा के थ्रू मुंतकली होती है वायरस की, तो इसलिए फिर रेबीज का भी लगवाना चाहिए। तो हमें ये डिफरेंशिएट। तो आपका पेट आपको बाइट भी कर सकता है, ये भी चांसेस होते हैं? बहुत कम ऐसा होता है कि करें। कैट्स नहीं मानती, कैट्स इतना ज़्यादा ट्रेन नहीं होती, डॉग्स ट्रेन होते हैं, उसको पता है कि घर में कौन कौन लोग हैं, मैंने किसको बाइट करना है, किसको नहीं करना। तो खेलते हुए अक्सर ऐसा हो जाता है कि हल्का कोई दांत लग जाए उसका, लेकिन अपने मालिक पे वो एग्रेशन नहीं दिखाता, उसको वो एग्रेसिव बाइट नहीं करता जैसे डॉग्स करते होते हैं। पाकिस्तान में कौन से आप पेट्स जो हैं लोग ज़्यादा रखते हैं और यहाँ के एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग वो खुद बड़ा कंफर्टेबल रहते हैं? इधर नॉर्मली गोल्डन रिट्रीवर्स, जर्मन शेफर्ड्स, लैब्राडोर्स, ये एक बेसिक 3-4 ब्रीड्स हैं जो पाकिस्तान में लोग रखते हैं, फैमिली फ्रेंडली होती हैं। गोल्डन रिट्रीवर्स इज़ लाइक सबसे ज़्यादा प्रेफरेंस, इस वक्त ट्रेंडिंग डॉग जा रहा है पाकिस्तान में। इसके अलावा आई थिंक जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि एनिमल उस तरीके से एग्रेसिव नहीं होता, ऑब्वियसली कभी ना कभी खेल खूल में दांत वगैरह लग जाता है, तो दैट्स इट, उसको आप एग्रेशन में नहीं ले सकते। अच्छा, वैसे जर्मन शेफर्ड हमारे पास था जो ऑलमोस्ट 6 इयर्स वो हमारे पास रहा, बट उसका मतलब इतना वो एनवायरनमेंट उसको फ्रेंडली मिला हुआ था, घर के एक एक बंदे का उसको पता था, बाहर से जैसे कोई आता था और 1 मिनट में वो गेट पे हमें बता देता था कि कोई स्ट्रेंजर जो है वो गेट के पास आया है। सो मुझे लगता है इनकी समझने की हिस्स बहुत तेज होती है, बहुत ज़्यादा होती है। दैट्स व्हाई डॉग्स कहा जाता है कि लाइक दीज आर मैन्स बेस्ट फ्रेंड, तो इसलिए। और कैट्स इनसे कम रखती हैं वो? कैट्स भी होती हैं, दे आर अ बिट मूडी। मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि कुत्ते को आप रखते हैं और बिल्ली आपको रखती है। बिल्कुल ऐसे ही है जी। आप दोनों में से क्या सजेस्ट करना चाहेंगे? अगर आप फर्स्ट टाइम अपने घर में कोई पेट रख रहे हैं तो सबसे पहले आपको क्या? देखिए, I am personally a dog lover. I prefer dogs over people and cats anytime, any day. But for someone who is like जो पहली दफ़ा रख रहा है वो बिल्ली रखे, क्योंकि लोग बिल्ली को प्रेफर करते हैं। सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप डॉग रख रहे हैं, डॉग, तो कौन सा डॉग उसमें जो है वो? बहुत सी ब्रीड्स हैं। लोकली आप जर्मन शेफर्ड रख सकते हैं, अगर आप इंपोर्ट में जाते हैं तो उसमें आप कैन कॉर्सो रख सकते हैं, कॉकेशियन शेफर्ड्स आप रख सकते हैं, अलाबाई रख सकते हैं, एंड देयर मल्टीपल ब्रीड्स जो आप रख सकते हैं, रिजबैक रख सकते हैं। सही सही मैसेज क्या देना चाहेंगे देखने वाले? आई थिंक सो, जैसे आप अपने आप से प्यार करते हैं, ये भी खुदा की बनाई हुई मखलूक है, तो आप इनसे भी प्यार करें, इसका अल्लाह अजर आपको देगा। अच्छा, वो अल्टीमेट होता है जो भी आप पेट अपने घर में रख लेना, आपको घर के लोगों की तरह उनसे फैमिली मेंबर, बिल्कुल ऐसे ही होता है। ये आपका फैमिली मेंबर है, और आप एक जो भी पपी या किटन अडॉप्ट करें, समझें कि आप एक बच्चा अडॉप्ट करें, इसको आपने पालना है 10-15 साल। बिल्कुल ऐसे ही है, और वो किसी के कहने से नहीं होता। आपके घर में जब ये पेट मौजूद होते हैं, आप जब उनके खाने का ख्याल रखते हैं, जब बीमार होते हैं उनका ख्याल रखते हैं, वो खुद ब खुद आपको लगता है कि ये घर में जिस तरह हमारे लोग हैं उसी तरह से। बहुत सारे लोग मैंने देखे हैं कि अपने बच्चों की तरह इनकी केयर कर रहे होते हैं, और करनी भी चाहिए जी। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोग के वक्त के लिए। हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद आपको फिर से ज्वाइन करेंगे। स्टे विद अस।
वेलकम बैक वंस अगेन। अच्छा जी, आ जाते हैं आज की बर्थडे लिस्ट की तरफ जी। आज जिनकी सालगिरह है उनको हम विश करने जा रहे हैं। मुशर्रफ की बर्थडे है, हसनैन की सालगिरह है, शामिर और शहराज अहमद, और इसके बाद जी मिसफरा जीशान की सालगिरह। आप लोगों को बहुत बहुत मुबारकबाद, हैप्पी बर्थडे। हैप्पी बर्थडे वंस अगेन। सो अगर कल सालगिरह है तो हमें पिक्चर्स भिजवा के आप भी प्रोग्राम का हिस्सा बन जाए। आगे बढ़ेंगे, अगला सेगमेंट है आज के भाव। हमें ज्वाइन करें तलहा, उनके पास चलेंगे जी। आज की रेट लिस्ट उनके पास है। ओवर टू यू जी। बिल्कुल, सब्जियों की कीमतों के बारे में अगर बात कर ली जाए तो जो सरकारी नरफनामा है उसमें और ओपन मार्केट में जिन रेट्स पर सब्जियां बेची जा रही है उसमें खासा फ़र्क देखने को मिल रहा है। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो टमाटर जो है सरकारी कीमत उसकी ज़्यादा से ज़्यादा जो दर्जा अव्वल का टमाटर है वो 170 रुपये फ़ी किलो बिकना चाहिए ओपन मार्केट में, लेकिन ओपन मार्केट में तकरीबन 350 रुपये फ़ी किलो तक जो टमाटर है वो बेचा जा रहा है। बाकी सब्जियों की बात की जाए, आलू है वो 80 की बजाय 120 रुपये, और टमाटर का मैंने आपको बता दिया, प्याज 80 की बजाय 120 रुपये, लहसुन की सरकारी कीमत 210 रुपये है, मगर वो भी 230 से 240 रुपये फ़ी किलो तक बेचा जा रही है। अदरक की सरकारी कीमत 600 रुपये है, मगर वो भी 660 से 700 रुपये फ़ी किलो तक बिक रहा है। बैंगन 80 की बजाय 100 रुपये, उसके बाद बंद गोभी 138 की बजाय 170 रुपये, फूल गोभी 124 की बजाय 150 रुपये, शिमला मिर्च 266 रुपये फ़ी किलो मुकर्रर की गई है, लेकिन उसकी कीमत भी बढ़ाकर 350 रुपये फ़ी किलो तक बेची जा रही है। करेले 133 की बजाय 150 रुपये फ़ी किलो तक बिक रहे हैं। इसी तरह बाकी सब्जियां भी हैं, उनमें 20 से 30 रुपये का इजाफा करके बेचा जा रहा है। इसी तरह दूसरी जानिब अगर देखा जाए तो जो फल हैं, फलों की कीमतों में भी इजाफा करके बेचा जा रहा है। सेब की सरकारी कीमत में इजाफा किया गया है, जो कि 250 की बजाय जो कि तकरीबन 350 रुपये फ़ी किलो तक बेचा जा रहा है। केले की सरकारी कीमत में भी 50 रुपये का फ़र्क है। और तमाम थैंक यू सो मच जी, आपने हमारे साथ रेट लिस्ट आज की शेयर की। नाज़रीन, हमें आपसे इजाज़त चाहिए, कल मुलाकात होगी सेम टाइम पर। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।